नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, आज के वीडियो सीरीज़ से हम शुरू करने वाले हैं पीईबी के अभी तक जो भी सामान्य विज्ञान में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो सामान्य विज्ञान के चैप्टर वाइज हम सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है पोषक पदार्थ। आपने जैसा कि थंबनेल में देख भी लिया होगा। तो पोषक पदार्थ के अंतर्गत पीईबी ने आज तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं, चाहे वो पटवारी हो, वन रक्षक हो या फिर जल प्रहरी हो, किसी भी परीक्षा, कांस्टेबल, एसआई, तो जिस भी परीक्षा में पेपर में इन्होंने सामान्य विज्ञान में प्रश्न पूछे हैं, सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि किस प्रकार के पीईबी प्रश्न पूछता है। और कई बार क्या होता है, पुराने पेपर से भी प्रश्न उठा लेता है। जैसे कि कहावत है कि किसी शत्रु को परास्त करने से पहले उसका बैकग्राउंड जान लो। तो यहाँ पर पीईबी हमारा शत्रु है, पीईबी लाख कोशिश करेगा, लेकिन हम पीईबी के सर में छेद करके आर पार निकल जाएंगे। तो हमें पीईबी को परास्त करने के लिए पीईबी के समस्त पुराने पेपरों को भी देखना होगा। तो उसी सीरीज में हम यहाँ पर लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रश्नों को। तो थ्योरी के साथ साथ आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी वीडियो के माध्यम से देखते जाइएगा और अपनी तैयारी को अच्छी बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, कैरोटीन किस में पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है नींबू में, गाजर में, मूली में या फिर शलजम में। बताइए कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो आपको पता है कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में, क्योंकि नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है, उसी प्रकार शलजम और मूली भी इसका सही आंसर नहीं होगा। कैरोटीन किस में पाया जाता है? गाजर में। और एक प्रश्न पूछा गया है MPSI 2013 में। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। जहाँ पर थ्योरी की ज़रूरत होगी वहाँ पर विस्तृत थ्योरी भी आपको दी जाएगी। देखिए, ये प्रश्न भी MPSI 2013 में पूछा गया था कि फलों में मीठा स्वाद किसके कारण होता है? माल्टोज के कारण, राइबोज के कारण, लैक्टोज के कारण या फिर फ्रक्टोज के कारण। बताइए, जो फलों में मीठा स्वाद होता है वो होता है फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण? फ्रक्टोज के कारण। तो फ्रक्टोज को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? फलों की शर्करा। किसकी शर्करा? फलों की। तो फ्रक्टोज को कहा जाता है फलों की शर्करा, यानी फलों की शक्कर किसको कहा जाता है? फ्रक्टोज को कहा जाता है। इसके बाद माल्टोज, माल्टोज किसको कहा जाता है? शहद की शर्करा। लैक्टोज, दूध की शर्करा, यानी लैक्टिक एसिड, दूध में जो होता है लैक्टिक एसिड, इसलिए दूध की शर्करा कहलाती है लैक्टोज, फलों की शर्करा कहलाती है फ्रक्टोज और शहद की शर्करा कहलाती है यानी शक्कर कहलाती है माल्टोज। लेकिन जो फलों का मीठा स्वाद होता है वो होता है किसके कारण? फलों की शर्करा यानी कि फ्रक्टोज के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक जो 3 है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2013 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है? यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। आप जानते हैं रक्त का थक्का बनाने के लिए मदद करता है। और जो मानव शरीर में कितना रक्त होता है, तो नॉर्मली छोटे छोटे से तथ्य भी जानते चलेंगे, 5 से 6 लीटर रक्त होता है किसमें? मानव शरीर में। और जो विटामिन के है वो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है? यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? होंठों का पटना, मसूड़ों से स्पंजी रक्तस्राव या पीत, नेत्र श्लेष्मला या त्वचा का ददोरापन। कौन सा रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण? तो ये भी प्रश्न पूछा गया है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो जो विटामिन सी है इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको अच्छे से पता है कि मसूड़ों में स्पंजी रक्तस्राव या जिसको आप बोल सकते हैं स्कर्वी। विटामिन सी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और विटामिन सी का जो है वो रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? कौन से जो तत्व है जिसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? आंवला में, आलू में, दाल में या फिर गाजर में? बताइए। ये प्रश्न पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल 2013 परीक्षा में। तो किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो आपको पता है विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा गाजर। आंवला में क्या पाया जाता है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है। दालों में क्या पाया जाता है? तो दालों में पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसके बाद आलू में क्या पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो जो विटामिन ए है वो किसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? गाजर में। और आपने जहाँ पर भी नेत्र चिकित्सालय या नेत्र शिविर देखे होंगे वहाँ पर एक पोस्टर लगा रहता है कि आँखों की सुरक्षा काजल से नहीं गाजर से है। यानी जो आँख संबंधी रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं और विटामिन ए की पूर्ति किससे होती है? गाजर से। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 भी आपका पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन सा है? पानी, विटामिन, क्लोरोफिल या फिर कार्बोहाइड्रेट? यानी शरीर में ऊर्जा देने का कार्य कौन सा अवयव करता है? पानी देता है ऊर्जा, या विटामिन, या फिर क्लोरोफिल, या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो आप अच्छे से जानते हैं कि शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने का कार्य जो है वो कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। तो आपके यहाँ पर कन्फ्यूजन होता होगा कि विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। देखिए, विटामिन याद रखना, सुनते जाइए साथों। विटामिन वे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, विटामिन वे पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं, जो कि हमारी रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, विटामिन कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट ईंधन का कार्य करते हैं। जिस प्रकार डीजल वाहनों में डीजल और पेट्रोल काम करता है, उसी तरह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोफिल पौधों में होता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और पानी आप जानते ही हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। तो इसमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? यूरिएस, सल्फेटेस, ट्रिप्सिन या फिर प्रोटीएस? प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? बताइए। तो जो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है वो है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा ट्रिप्सिन। ठीक है। चलिए, ये जेल प्रहरी परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रोटीन खालिस्तान का प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, क्या है? सेब में होता है प्रोटीन, आलू में, चावल में या फिर मूंगफली में? ये देख सकते हैं आप किस परीक्षा में पूछा गया है। पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती परीक्षा 2015 में। प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ये सारे पेपर जो हैं पीईबी के द्वारा कराए जाते हैं। प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है बताइए। तो दिए गए ऑप्शन में प्रोटीन का सबसे अच्छा जो स्रोत हो जाएगा वो होगा आपका मूंगफली। ऑप्शन नंबर द। आलू किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। सेब भी किसका हो जाएगा? इसमें भी प्रोटीन होता है लेकिन मूंगफली के मुकाबले नहीं होता है। तो सेब मीठा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और अन्य प्रोटीन या और विटामिन होते हैं, लेकिन जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मूंगफली। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से। प्रश्न क्रमांक 9, देखिए विटामिन की यहाँ पर परिभाषा है। विटामिन के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करें। ए अनुकूल स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। सही है, यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय को बढ़ाता है। ठीक है। नंबर सी है, विटामिन बच्चों के विकास, हार्मोन, रक्त कोशिकाओं, ऊतकों और हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक है। ठीक है। सभी विटामिन को मानव शरीर द्वारा उत्पादित संश्लेषित किया जा सकता है। तो सभी विटामिन अगर इंसान के शरीर में बनते तो विटामिन की कमी से कोई रोग ही क्यों होते। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन कौन बनेगा कि ये कम मात्रा के लिए आवश्यक है? ए इसमें है। ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा का उपापचय को बढ़ाता है
और बच्चों के विकास, हार्मोन और रक्त कोशिकाओं, ऊतकों, हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा आपका, डी को छोड़ के। ए बी सी तीनों सही हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है? देखिए, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील। और वसा में कौन कौन से हैं और जल में कौन कौन से हैं, इस प्रश्न के माध्यम से समझेंगे। पहले आप इसका आंसर बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखिए, वसा जैसे कि घी, डालडा और वनस्पति ऑयल क्या कहलाते हैं? वसा। वसा में क्या लग जाते हैं? कीड़ा। क्या लग जाते हैं? कीड़ा। कीड़ा लगते हैं, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए किस में घुलनशील है? वसा में। अब बचे कौन कौन से विटामिन? विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि किस में घुलनशील है? जल में। वसा में क्या लग जाते हैं? डालडा, और घी में क्या लग जाते हैं? कीड़ा। यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए किस में घुलनशील है? वसा में। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। अब ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, यानी कि जल में घुलनशील? तो विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील है, विटामिन डी वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी जल में घुलनशील है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द विटामिन बी, क्योंकि वसा में घुलनशील नहीं है, वो किस में घुलनशील है? जल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कीड़ा, घी दूध में कीड़े लगते हैं। और विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है? जल में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 की ओर चलेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लाविन, थियोमाइन या एस्कॉर्बिक एसिड? तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है आपका? बताइए जल्दी से। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोमाइन, या जिसको बोलते हैं कई लोग थायमिन। थियोमाइन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल किसका है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लाविन किसका है? तो राइबोफ्लाविन जो है आपका किसका हो जाएगा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाएगा। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोडियम के लिए नमक, अनाज, दलहन या फिर सब्जियां? सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत, तो आप अच्छे से जानते हैं सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? नमक। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में है? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि आपको बताना है किससे हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो कैलोरीफिक मान किस क्रम में है? ये जेल प्रहरी 2015 में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम 1 ग्राम अणु से। बताइए क्या होगा? तो देखिए, आपको पता है 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद प्रोटीन जो है उससे बहुत ही कम, ना के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले रहेगा वसा, 2 नंबर पर रहेगा प्रोटीन, और फिर 2 नंबर पर रहेगा कार्बोहाइड्रेट, फिर रहेगा प्रोटीन। तो इस प्रकार के ऑप्शन किस में है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सा मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान किसका होगा? वसा का। कैलोरीफिक मान से मतलब है कि सबसे ज़्यादा किसके अणु से आपको ऊर्जा मिलती है? तो वसा के अणु से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है वसा के 1 ग्राम अणु से। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु से मिलती है 4.2 किलो कैलोरी, और प्रोटीन से ना के बराबर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम है? तो आप अच्छे से जानते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी।
कहाँ होती है? आँखों में। इससे प्रभाव क्या है? जो शाम होती है, हल्की संध्या, शाम के 6 बजे जो कि सूर्य अस्त होता है उसके बाद दिखना बंद हो जाता है। ये किसके लक्षण हैं? रतौंधी के। स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन सी, विटामिन बेरी, विटामिन B1 और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से किसमें केवल बृहत पोषक तत्व हैं? पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लघु पोषक तत्व, एक होते हैं बृहत पोषक तत्व। इसमें से आपको उनकी छंटनी करना है जिनमें केवल बृहत पोषक तत्व हों। इसमें कैल्शियम सल्फर जस्ता है, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम तांबा है, या फिर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है, या फिर नाइट्रोजन लोहा या क्लोरीन है। बताइए सबसे जो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी बृहत पोषक तत्व हैं? जी हाँ, तो इसमें जो है बृहत पोषक तत्व हैं आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसमें बृहत पोषक तत्व हैं सारे के सारे। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। चलिए, ये भी जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया था। देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आते हैं, क्योंकि पीईबी के आपको प्रश्नों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साइनोकोबालएमीन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? साइनोकोबालएमीन विटामिन B1 का, B2 का, B6 का या फिर B12 का? तो जो विटामिन साइनोकोबालएमीन नाम है वो है विटामिन B12 का। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। तो साइनोकोबालएमीन नाम जो है विटामिन B12 का। विटामिन B1 का क्या नाम है? थियोमाइन। विटामिन B2 का क्या नाम है? बताइए। तो विटामिन B2 का नाम हो जाएगा आपका क्या होगा? राइबोफ्लोविन। क्या नाम होगा? राइबोफ्लोविन। और विटामिन B6 का क्या नाम होगा? तो विटामिन B6 का नाम होगा पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पर पूछ रहा था साइनोकोबालएमीन किसका नाम है? तो B12 का नाम है साइनोकोबालएमीन। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालएमीन, थायमीन, राइबोफ्लोविन और पायरिडॉक्सिन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? प्रोटीन क्या है? एस्टर आबंध है, ईथर आबंध है, पेप्टाइड आबंध है या फिर उपरोक्त सभी? तो प्रोटीन का संरचनात्मक लक्षण क्या है? ये भी जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया था। समझ सकते हैं आप किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए प्रोटीन का संरचनात्मक लक्षण जो है क्या है? जी हाँ, तो प्रोटीन का जो बंध है वो कौन सा बंध है? पेप्टाइड आबंध है। कौन सा बंध है? पेप्टाइड आबंध। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 18, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, जेल प्रहरी 2015 में और जेल प्रहरी 2017 में। ठीक है, यानी ये रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके 2022-23 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें रिपीट हो सकते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, कौन कहलाता है? विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो कहलाता है वो कहलाता है विटामिन C। कौन सा विटामिन? विटामिन C। विटामिन E क्या कहलाएगा? रेटिनॉल। विटामिन D क्या कहलाएगा? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन B थायमीन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? तो आप अच्छे से जानते हैं विटामिन D सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। जिसकी खोज किसने की थी? तो जिसकी खोज की थी एडवर्ड मेलनबाई ने। किसने की थी? एडवर्ड मेलनबाई ने की थी। ठीक है, ये भी प्रश्न 2015 में पूछा गया है जेल प्रहरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून बहना निम्न की कमी के कारण होता है। यानी कि शरीर में अगर कहीं चोट लगी तो रेगुलर खून बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो रक्त का थक्का जमाने का काम कौन से विटामिन करता है, या किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन A की, विटामिन E की, विटामिन B की, विटामिन K की। तो देखिए उसी विटामिन से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछते हैं, तो आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए, समझिए और फिर कीजिए। तो रक्त का जो थक्का है वो किसकी कमी से नहीं जमता है? विटामिन K की कमी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है? रक्तचाप में वृद्धि में भाग लेता है,
रक्तचाप में कमी में भाग लेता है, अस्थि को सक्रिय करने में भाग लेता है, या फिर आरबीसी के परिपक्वन में भाग लेता है। विटामिन B12 निम्न में से किसके कार्य में भाग लेता है? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन B12 जो है मुख्य रूप से आरबीसी के परिपक्वन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत की पहचान कीजिए। जिसमें प्रोटीन हो उसकी पहचान करनी है। मक्के में होता है, पालक में होता है, मसूर की दाल में होता है, या फिर घी में होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं जो प्रोटीन है मुख्य रूप से दालों में होता है। दालों में 43% तक का प्रोटीन पाया जाता है, तो दालों में होता है। और यहाँ पर ऑप्शन है मसूर की दाल। फिर मक्का किसका स्रोत है? तो मक्का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। पालक किसका स्रोत है? पालक कई प्रकार के विटामिन का स्रोत है। और घी किसका स्रोत है? वसा का स्रोत है, फैटी एसिड का स्रोत है घी। ठीक है, तो प्रोटीन का स्रोत कौन है आपका? मसूर की दाल है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ANM टेस्ट 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, सोयाबीन तथा एवोकेट्स मुख्य स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, या फिर रेशे के। तो एवोकेट्स लिखा रहने से आपको परेशान नहीं होना है, आपको सोयाबीन पर फोकस करना है। तो सोयाबीन जो है किसका स्रोत है? प्रोटीन का। तो निस्संदेह एवोकेट्स भी प्रोटीन का स्रोत होगा। ठीक है, फिर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन होंगे? तो जैसे कि चावल, गेहूं, गन्ना, ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। दूध, घी, वनस्पति तेल किसके स्रोत हैं? वसा के। इसके बाद रेशे के लिए कौन से? हरी सब्जियां, ये रेशे के स्रोत हो जाते हैं। और दालें प्रोटीन के स्रोत पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नट अच्छा स्रोत है। नट अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, और वह दोनों का, या फिर विटामिन का। नट अच्छा स्रोत है किसका है बताइए। सबसे पहले तो अगर आप समझ गए नट क्या है तो आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो देखिए नट क्या होते हैं। नट जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, जो कि ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं, वो नट कहलाते हैं। और वो किसके अच्छे स्रोत हैं? तो वो अच्छे स्रोत किसके होते हैं? प्रोटीन के भी होते हैं। किसके? प्रोटीन के भी अच्छे स्रोत हैं, और वसा के भी वो अच्छे स्रोत होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर द सा की ओर जाएंगे, आ और बा दोनों। यानी नट जो हैं काजू, दाख, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, प्रोटीन और वसा के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है, वह कहलाता है। जो है सभी प्रकार की पकी हुई या पीली सब्जियों में जो है विटामिन ए का भाग पाया जाता है, जिसका नाम क्या रखा था? तो जिसका नाम रखा जाता है बीटा कैरोटीन। इसी के कारण जो है गाजर कैसी होती है? गाजर नारंगी या फिर कह सकते हैं गुलाबी होती है, बीटा कैरोटीन के कारण। तो पीली और हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी भाग पाया जाता है, जिसका नाम होता है बीटा। में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा खनिज जो है जो कि शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, या फिर तांबा, लोहा, या फिर सोना। आपको बताना है कौन सा खनिज है जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, बताइए। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ जो शरीर की बात हो रही है वो हो रही है शरीर की जैविक आवश्यकताओं की। जैसे कि कैल्शियम। कैल्शियम क्या कार्य करता है? तो देखिए कैल्शियम जो है अनेक प्रकार के कार्य करता है। जैसे कि दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना कौन करता है? कैल्शियम। ठीक है, अब आई बात किसकी? तांबा की और लोहा की। तो तांबा और लोहा किसके साथ? एंजाइम के साथ मिलकर को एंजाइम का कार्य करते हैं, और इनकी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं तांबा और लोहा। और लोहे की कमी से क्या हो जाता है? आपको पता है एनीमिया रोग भी हो जाता है। तो लोहा भी आवश्यक है और तांबा भी आवश्यक है। लेकिन सोना हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। सोना केवल किसके लिए आवश्यक है? आभूषणों के लिए। तो सोना हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगर आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे हों और बिल्कुल रेगुलर सीरीज के साथ बने रहिए, एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं। गारंटी है आपकी, आप 20 में से 20 लाएंगे, चाहे वो प्रश्न आपके बायोलॉजी से आए, फिजिक्स से आए या फिर केमिस्ट्री से, क्योंकि एक एक वीडियो हम डेली अपलोड करते रहेंगे। और जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके लाइक, व्यू और सब्सक्राइब की, और जैसे ही आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? कौन सा संरक्षक है जो कृत्रिम है? चीनी, नमक, एसिटिक अम्ल या बेंजाइक अम्ल? सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये संरक्षक क्या कहलाते हैं, इसके बाद आपको प्रश्न समझ में आएगा। जिनको समझ में आ गया हो उत्तर करिए जल्दी से, बताइए क्या होगा। हाँ, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा बेंजाइक अम्ल। कौन सा? ऑप्शन नंबर द। अब समझते हैं संरक्षक होते क्या हैं। देखिए, जो संरक्षक होते हैं, संरक्षक ऐसे पदार्थ जो लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाते हैं। किसको? भोजन को खराब होने से बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संरक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरक्षक। और यहाँ पर पूछा है कौन से संरक्षक कृत्रिम है, यानी मानव निर्मित संरक्षक कौन से हैं जो इंसान ने बनाए हैं। तो देखिए, चीनी और नमक तो कह सकते हैं आप प्राकृतिक हैं, और चीनी और जो नमक है वो भोजन को संरक्षित करते हैं 4 से 10 घंटों के बीच में। 4 से लेकर 10 घंटों तक संरक्षित कर सकते हैं चीनी और नमक इसको, भोजन को। जैसे कि मांस वगैरह होता है, तो मांस में नमक लगाकर उसको अगर रख दिया जाए तो वो ख़राब नहीं होता है। अचार में नमक लगा के रख दिया जाए तो वो ख़राब नहीं होता है। उसी प्रकार चीनी भी कई जैम के साथ कार्य करती है, जैसे कि जो किसान के चक जैम वगैरह आते हैं उनमें चीनी का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार एसिटिक अम्ल का भी उपयोग किया जाता है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, और एसिटिक अम्ल भी कुछ दिनों तक इसको संरक्षित रख सकता है, कुछ दिनों तक। और अगर बहुत दिनों तक संरक्षित रखना है भोजन को, तो उसमें कौन सा अम्ल मिलाना पड़ेगा? बेंजाइक अम्ल। तो ये कई दिनों तक इसको सुरक्षित रख सकता है, मैनी डेज, कई दिनों तक इसको संरक्षित रख सकता है भोजन को। कौन है? बेंजाइक अम्ल। तो यहाँ पर पूछा था तो कौन सा संरक्षक कृत्रिम है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेंजाइक अम्ल जो है वो कृत्रिम संरक्षक है भोजन का। संरक्षक आप समझ गए होंगे, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं वो संरक्षक कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यानी कि बृहत पोषक तत्व है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है वो बृहत पोषक तत्व है। तो आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज और जिंक। बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आए हुए प्रश्न है सारे पीईबी की परीक्षाओं में। तो देखिए, जिंक जो है, जिंक, मैग्नीज और आयरन। जिंक, मैग्नीज और आयरन शरीर के लिए कैसे आवश्यक होते हैं? सूक्ष्म रूप से आवश्यक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक, मैग्नीज और आयरन, ये तीनों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। लेकिन जो फास्फोरस है, फास्फोरस आपका बृहत पोषक तत्व है, और ये किसके साथ? कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कौन? फास्फोरस। तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो नहीं है कौन? फास्फोरस। क्यों? क्योंकि यह बृहत पोषक तत्व है, और जिंक, मैग्नीज और आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 29 और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3 जो होता है एक कैसा अम्ल है? वसा अम्ल है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। और किस में पाया जाता है? अंडे के पीले भाग में, या मछली के तेल में, या झींगों से, या फिर पशु वसा से। कहाँ से प्राप्त होता है ओमेगा 3? बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ओमेगा 3 पाया जाता है आपका मछली के तेल में। किसमें? मछली के तेल में पाया जाता है ओमेगा 3। और यह कैसा? एक वसा अम्ल है जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। और मछली के तेल में और क्या होता है साथ में? तो इसमें और होता है क्या? विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी भी होता है। और जैसे अंडे की बात आ जाए
तो अगर अंडे के सफ़ेद भाग की बात की जाए, एक पीला भाग होता है एक सफ़ेद भाग में आपके मिलता है, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोटीन। क्या मिलेगा, प्रोटीन। झींगों में भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा, और पशु जो वसा हैं, चर्बी वगैरह, उनमें भी आपको हल्की मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। लेकिन अगर ओमेगा 3 के बाहुल्यता की बात की जाए, यानी बहुत पाया जाता है, तो वो पाया जाता है मछली के तेल में। इसलिए कई रोगों की जो दवा है वो मछली के तेल से बनाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 30 है इस वीडियो का। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्वों के नाम बताएं। जो है शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल होने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फैटी एसिड है, या फिर अमीनो एसिड है। जैसे कि आपके घरों की मरम्मत के लिए सीमेंट, कंक्रीट का यूज किया जाता है, उसी प्रकार शरीर के क्षतिग्रस्त होने पर ऊतकों की मरम्मत के लिए किसका यूज किया जाता है? ग्लूकोज का, सुक्रोज का, फैटी एसिड का, या फिर अमीनो एसिड का। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अमीनो एसिड। क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होते क्या हैं? तो देखिए, जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत का कार्य जो करता है वो अमीनो एसिड करता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं? तो जब प्रोटीन की आपको पता है कि प्रोटीन शरीर में मरम्मत का कार्य करता है, और विटामिन रोगों से बचाने का कार्य करता है, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो जब प्रोटीन के छोटे छोटे जो भाग हैं वो मिलकर एक साथ एक पिंड बनाते हैं तो वो कहलाते हैं अमीनो एसिड। यानी प्रोटीन के छोटे छोटे समूह को अमीनो एसिड कहा जाता है, और अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन ही ऊतकों की मरम्मत का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बृहत पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते हैं। जो बृहत पोषक तत्व हैं वो खाने से नहीं मिलते हैं। कौन सा पोषक तत्व है जो खाने से नहीं मिलता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, या फिर पोटेशियम। समझ के करना, प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो आपको खाने से नहीं मिलता है? बताइए क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, या फिर पोटेशियम है। तो अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपको पता है भोजन से आपको नाइट्रोजन भी मिलती है, फास्फोरस भी मिलती है, और पोटेशियम भी प्राप्त होती है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो आप लेते हैं सांस के रूप में, ना कि खाद्य के रूप में। तो यहाँ पर बात कर रही थी कि खाने से कौन सा बृहत पोषक तत्व नहीं मिलता है। तो खाद्य से नहीं मिलता है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे मिलती है? सांस के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय नहीं है? पिछले वीडियो में भी एक प्रश्न इस प्रकार का आया था, जल में विलेय विटामिन और वसा में विलेय विटामिन। तो इनमें से बताना है आपको कौन सा विटामिन जल में विलेय नहीं है। तो हमने एक आपको ट्रिक भी बताई थी पिछले वीडियो में, जिसने वो नहीं देखा है यहाँ पर समझ लीजिए क्या है ट्रिक। देखिए, जो वसा होते हैं, वसा यानी कि घी में क्या लग सकते हैं? कीड़ा। क्या लग सकते हैं? कीड़ा। घी एक वसा है, घी में क्या लग सकते हैं? कीड़ा। और डालडा हो गया, वनस्पति ऑयल हो गया, डालडा। तो घी में क्या लग सकते हैं? कीड़ा। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब इनको छोड़कर सारे विटामिन किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील। यानी सीधे सीधे विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और सी ये हैं वसा में घुलनशील। इसके बाद बी और सी जल में घुलनशील है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जल में विलेय नहीं है, तो इन विटामिन को छोड़कर, जल में विलेय हैं तो इन विटामिन को छोड़कर, विटामिन डी इसमें है तो ये गलत हो गया, विटामिन के इसमें है तो ये भी गलत हो गया, विटामिन ए इसमें है तो ये भी गलत हो गया। यानी कि विटामिन सी जल में विलेय है। ऑप्शन नंबर सा, विटामिन सी जल में विलेय है। और अगर विटामिन सी की जगह विटामिन बी भी ऑप्शन में होता तो विटामिन बी भी जल में विलेय है। और वसा में विलेय हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संपूर्ण आहार
रोटी व अनाज में किसकी अधिकता है? संपूर्ण आहार में रोटी व अनाज में किसकी अधिकता होती है? यानी कि रोटी और अनाज। रोटी यानी कि गेहूं और इसी कैटेगरी में आते हैं अनाज। तो गेहूं और अनाज में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो आप अच्छे से जानते हैं गेहूं और अनाज में होता है सबसे ज़्यादा क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे अधिक क्या है। ऑप्शन नंबर बा कार्बोहाइड्रेट, फिर उसमें मिलेंगे रेसे और फिर मिलेंगे विटामिन। प्रोटीन तो होता नहीं है सबसे ज़्यादा गेहूँ में, ना कि वसा और ना ही पानी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। गेहूँ में सबसे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर रेसे, फिर विटामिन, इसके बाद अन्य पदार्थ जो कि खनिज लवण की कैटेगरी में आते हैं। तो संपूर्ण आहार रोटी और अनाज में सबसे अधिकता जो होती है वो किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। यहीं से अपना आंसर निकल जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन B2 की कमी का परिणाम हो सकता है। विटामिन B2 की कमी का परिणाम क्या हो सकता है? कमजोर दृष्टि, सुस्त त्वचा, दांतों का गिरना या त्वचा विक्षिप्त। क्या होगा विटामिन B2 की कमी से? बताइए। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन B2 की कमी का परिणाम हो सकता है क्या? त्वचा का विक्षिप्त, त्वचा का फटना। और कौन कौन से लक्षण इसमें हो सकते हैं? तो देखिए इसमें मुंह में क्या हो सकते हैं? छाले भी हो सकते हैं, और होंठों का फटना, मुंह के कोनों का फटना और त्वचा का विक्षिप्त होना, ये सब किस में आते हैं? विटामिन B2 की कमी से आते हैं। कमेंट करके बताइए। पिछले वीडियो में बताया था विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना है कमेंट करके। पिछले वीडियो में बताया भी था, आपको याद होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन C का रासायनिक नाम साइट्रिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको कि इसका जो रासायनिक अम्ल नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। और अगर इसकी सूत्र की बात की जाए तो विटामिन C का जो एस्कॉर्बिक एसिड का सूत्र होता है C6H8O6, C6H6H8O6 एस्कॉर्बिक एसिड का होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को क्या कहते हैं? कि जैसे कि डिसाइड किया है कि सोयाबीन में इतने % प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में 43%, मांस में भी इतने लगभग प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है? उसके जो मापने की तकनीक है उसको क्या कहते हैं? वही प्रश्न में पूछ रहा है कि अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को क्या कहते हैं? प्रोटीन की तुलना करनी है तो उपयोग में जो मापन लाते हैं उसको क्या कहेंगे? कैलोरी में मापेंगे, या फिर संपूर्ण प्रोटीन मात्रा में मापेंगे, या फिर शुद्ध प्रोटीन उपयोग में मापेंगे, या फिर प्रोटीन प्रतिशत में मापेंगे? बताइए। अलग अलग जो है पदार्थों से प्रोटीन के मापन करना है तो उसको किससे मापेंगे? तो देखिए इसका एक पैमाना होता है प्रोटीन को मापन करने का, जिसका नाम होता है शुद्ध प्रोटीन उपयोग। पैमाने का क्या नाम है? शुद्ध प्रोटीन उपयोग। यह क्या करता है? जो कि अलग अलग स्रोतों से प्रोटीन की तुलना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और प्रोटीन आपको पता है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन अक्रिस्टलीय पदार्थ है। और यह किससे? अभी पिछले ही प्रश्न में बताया था, कई अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं जो है प्रोटीन। तो प्रोटीन की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शुद्ध प्रोटीन उपयोग का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 37, मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचयी क्रियाओं के लिए खाली स्थान विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होती है। मनुष्य की जो कोशिका है उसको विभिन्न उपापचयी क्रियाएं करने के लिए कितने विटामिन की आवश्यकता होती है? 13 की, 6 की, 8 की या फिर 11 की? बताइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन जो है उपापचयी क्रिया करने के लिए लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है।
13 विटामिन में सभी सम्मिलित होते हैं। कई प्रकार के विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, और बी के भी कई प्रकार होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B12 आदि विटामिन होते हैं। तो ये सब जो इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है? 13। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में खालिस्तान अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं? 10, 20, 30 या फिर 5? बताइए कितने अमीनो अम्ल हैं? तो हमारे शरीर में जो है हमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। इनमें से 10 की आवश्यकता, 10 या 12 की आवश्यकता हमें होती है। 10 या 12 का निर्माण होता है शरीर में, बाकी 7 से 8 जो हैं अमीनो अम्ल हमें ऊपर से सेवन करने होते हैं भोजन के रूप में। तो हमारे शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन बनाते हैं? 20। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक विटामिन ए, ई और के को अवशोषित करने में सहायता करता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के को अवशोषित करने में कौन सा पोषक सहायता करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? बताइए कौन सा पोषक विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के को अवशोषित करने में सहायता करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वसा। आपको पिछले प्रश्न में बता चुके हैं कि जो विटामिन ए है, विटामिन ई है और विटामिन के, और एक विटामिन और कौन सा है? विटामिन डी। ये सब जो विटामिन है वो किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। किस में? वसा में घुलनशील है। अब कार्बोहाइड्रेट में या विटामिन में या फिर प्रोटीन में तो ये घुलेंगे नहीं, और वो घुलेंगे किसके साथ? वसा के साथ। वो किसके साथ घुलेंगे? वसा के साथ। और वसा के साथ घुल के इनका जो है ये लिपिड वसा में घुल जाते हैं, और घुलने के बाद इनका जो है अवशोषण छोटी आंत द्वारा, आपको अच्छे से पता है भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो जो वसा है उसमें घुल करके इसका छोटी आंत द्वारा अवशोषण किया जाता है विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते और जो खुराक में लेना आवश्यक है कहलाते हैं। शरीर में नहीं बनते हैं और ऊपर से भोजन के रूप में लिए जाते हैं, वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक वसीय अम्ल, अनावश्यक वसीय अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल? कौन से अम्ल कहलाएंगे? बताइए। तो प्रोटीन के वे अम्ल जो कि शरीर में नहीं बनाए जाते, अभी बताया था 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है शरीर के लिए, तो कुछ शरीर बनाता है, कुछ ऊपर से लेने की आवश्यकता होती है, और जिन्हें ऊपर से लेने की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल। और जिन्हें लेने की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते वो कौन से हैं, तो वो आपके कहलाएंगे आवश्यक अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर आ इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 20 अमीनो अम्ल में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है। जो 20 अमीनो अम्ल हैं उनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल से मतलब है जो आपको ऊपर से सेवन करने पड़े। कैसा से? ऊपर से, यानी आपके शरीर में नहीं बनेंगे। आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता कितनी है? 5 है, 8 है, 11 है या फिर 14 है? बताइए कितने आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रश्न क्रमांक है ये 41। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता आपको होती है ऊपर से लेने की, और जो 12 अमीनो अम्ल हैं वो आपके बनेंगे कहाँ? शरीर में। और कुल कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। तो 12 बनेंगे आपके शरीर में, यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता जो है 12 है, और आवश्यक अमीनो अम्ल हैं वो हैं 8, यानी कुल है 20।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आवश्यक खनिज तथा विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं। आवश्यक जो खनिज हैं और विटामिन हैं हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? सब्जियों से, अनाजों से, दालों से या तेलबीज से। आवश्यक खनिज और विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं बताइए। तो जो आवश्यक खनिज हैं और विटामिन हैं वो हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से? सब्जियों से। किससे प्राप्त होते हैं? सब्जियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, पायरिडॉक्सिन या फिर फाइलोक्विनिन। सीधे इनके केमिकल नाम दिए गए हैं। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी, फाइलोक्विनिन अर्थात विटामिन के, पायरिडॉक्सिन अर्थात कौन सा विटामिन बताइए? B6 और थायमीन यानी B1। बताइए कौन सा विटामिन पाया जाता है अनाज की भूसी में? तो अनाज की भूसी में पाया जाता है थायमीन। कौन सा विटामिन? थायमीन यानी विटामिन B1। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्ते की सब्जी जो होती हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन के। हरी पत्तियों वाली सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइए। तो जो हरी पत्तियों वाली सब्जियां होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो लौह तत्व के साथ, क्या? लौह तत्व के साथ विटामिन के पाया जाता है हरी सब्जियों या हरी पत्तियों वाली सब्जियों में, जैसे कि पालक। इसमें लौह तत्व के साथ क्या पाया जाता है? विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में किसकी प्रचुरता होती है? खजूर में, बीज में, सूखे बीन्स में और अनाजों में विटामिन B1 की प्रचुरता होती है, B12 की, B4 की या फिर B3 की। बताइए किसकी प्रचुरता होती है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो है खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों के दानों में विटामिन B1 की प्रचुरता होती है। किसकी? विटामिन B1 की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पटवारी में ज्यों कि त्यों आपके पूछे जा सकते हैं और वन रक्षक में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न पीईबी के द्वारा पूछे गए हैं और ओल्ड पेपर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होता है? अभी यही प्रश्न एक और आया था, थोड़ा सा घुमा के फिर से पूछा है, प्रश्न वही है लेकिन घुमा के पूछा है। क्या कह रहे हैं कि मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होता है? विटामिन B4 की, B3 की, B2 की या फिर B12 की। बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, मुंह के बगलों का फटना आदि संभावनाएं होती हैं। किसमें? विटामिन B2 की कमी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, विटामिन B2। अगला प्रश्न है, पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। पौधों में मुख्यतः विटामिन पाया जाता है, वो अभी अभी पिछले प्रश्न में आया था। और इसके बाद पौधों में मुख्यतः विटामिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका विटामिन के। लौह तत्व के साथ विटामिन के, लौह तत्व के साथ क्या पाया जाता है? विटामिन के। अगला प्रश्न है, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर सिराओं को मजबूत करता है वह विटामिन कौन सा है जो लोहे के अवशोषण में मदद करे और रुधिर सिराओं को मजबूत करे? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी।
तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा विटामिन सी, जो कि लोहे के अवशोषण में तथा रुधिर स्राव को मजबूत करने में मदद करता है। विटामिन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 प्रतिऑक्सीकारक विटामिन के नाम बताओ। 2 प्रतिऑक्सीकारक विटामिन के नाम बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, विटामिन सी और ई। कारक फसलों को चुनने में शामिल नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा कारक है जो फसल चक्र में फसलों को चुनने में शामिल नहीं है। जो फसल चक्र होते हैं उसको चुनने में कौन सा कारक शामिल नहीं है। जल का उपलब्ध होना शामिल नहीं है, या फसलों की अवधि, या फिर मृदा के प्रकार, या फिर जलवायु। क्या सम्मिलित नहीं होगी फसल चक्र के फसलों के चुनाव के समय। तो देखिए, फसलों का चुनाव करते समय आपको वहाँ की जल की उपलब्धता भी देखनी होगी कि कम जल उपलब्ध है तो कम जल वाली फसल, अधिक जल है तो अधिक जल वाली फसल उगा सकते हैं। इसके बाद फसलों की अवधि को भी देखना होगा, क्योंकि मानसून के अनुकूल काम किया जाता है। इसके बाद मृदा के प्रकार, मिट्टी को भी देखा जाता है, जैसे कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उत्तम होती है। इस प्रकार से अन्य मिट्टी के जो प्रकार है उसका भी चयन करना पड़ता है आपकी फसलों के लिए। लेकिन जलवायु, आजकल जलवायु के विपरीत भी कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर फसलों के चक्र को चुनने में जलवायु को शामिल नहीं किया जाता है। एक जल का उपलब्ध होना, फसलों की अवधि और मृदा के प्रकार, तीनों को चुनने में शामिल किया जाता है, लेकिन किसको, जलवायु को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरित क्रांति किससे जुड़ा है। हरित क्रांति किससे जुड़ा है। डॉक्टर कुरियन से, या MS स्वामीनाथन से, डॉक्टर हरगोविंद खुराना से, या डॉक्टर JC बोस से, जगदीश चंद्र बोस से। किससे जुड़ी है हरित क्रांति। तो आप अच्छे से जानते हैं जो हरित क्रांति का जनक है वो किसको माना जाता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। किसको, MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, MS स्वामीनाथन से। और MS स्वामीनाथन का जो जन्म है वो कब हुआ था, कोई बता सकता है। जी हाँ, तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त, और डेट क्या थी, हाँ बिल्कुल सही डेट थी 7 अगस्त 1925 को। कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जन्म, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भूमि में जल के रिसाव द्वारा भौम जल फिर से प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, भूमि में जो है जल रिस कर नीचे भूमि में चला जाता है और वो हमें बोरवेल के द्वारा पुनः प्राप्त होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्पंदन, अंत स्यंदन, या जलभृत, या प्रस्वेदन। ये देखिए पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए उसको क्या कहेंगे। जी हाँ, तो उसको कहेंगे अंत स्यंदन, यानी कि जब जल भौम जल में रिस कर अंदर जाता है और अंदर वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होकर जब हमें पुनः प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं अंत स्यंदन। क्या कहते हैं, अंत स्यंदन, यानी रिसाव होकर जब हमें पुनः प्राप्त होता है तो उसको कहा जाता है अंत स्यंदन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूमिनेंट द्वारा पच सकता है पर मानव द्वारा नहीं। आपको उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि रूमिनेंट द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं पच सकता। तो सबसे पहले आप प्रश्न में एक नया शब्द है रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या होते हैं, बता सकता है कोई, चलिए बताते हैं। देखिए रूमिनेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं कौन से जीव, जुगाली करने वाले जीव। जुगाली करने वाले जीव जो होते हैं वो रूमिनेंट कहलाते हैं। जुगाली करने मतलब कि जैसे कि आपकी गाय हो गए, बैल हो गए, भैंस हो गई, ये जो हैं इकट्ठा खा लेते हैं, फिर बैठ के आपने कभी ना कभी इनको जुगाली करते देखा होगा, मुंह चलाते देखा होगा।
तो रूमिनेंट वही कहलाते हैं जो जो जुगाली करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट। तो आपको ऐसे कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो कि रूमिनेंट यानी गाय और बैल द्वारा पचाया जा सकता है परंतु मानव द्वारा नहीं पच सकता है। क्या कहलाता है, इच्छु शर्करा, सेल्यूलोज, मंड या फिर ग्लाइकोजन, क्या कहलाता है बताइए। तो जो रूमिनेंट द्वारा पच सकता है लेकिन मानव उसको नहीं पचा सकते, वो कहलाता है क्या, सेल्यूलोज। अच्छे से याद रखना, क्या, सेल्यूलोज। जो कि रूमिनेंट द्वारा पच सकता है लेकिन इंसान उनको नहीं पचा सकते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य के मुख्य घटक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज एक क्या कहलाते हैं, जो कि खाद्य में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण क्या कहलाते हैं, निर्भर खाद्य या अधिकतर पौधों द्वारा निर्मित खाद्य या पोषक तत्व या कच्चे खाद्य पदार्थ। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ये क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं पोषक तत्व। क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार एवं अवस्तर के बंधक स्थल के आकार के बीच में संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है, क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है, संपूरक कहलाता है या मजबूत कहलाता है या फिर उदासीन कहलाता है। वह जो सक्रिय एंजाइम के स्थल एवं आकार के अवस्तर बंधक के बीच एक अच्छी तरह का विवरण करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका संपूरक। क्या कहलाता है, संपूरक। MPSI में पूछा गया प्रश्न है, वो क्या कहलाएगा, संपूरक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है। ये भी MPSI में पूछा गया प्रश्न है कि प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम या फिर कोशिका का प्रोटीन कार्य या फिर कोश का वह स्थान जहां यह एकत्रित किया जाता है या ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम जो है प्रोटीन का आकार निर्धारित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, एक से एक प्रश्न है और याद रखिए आप लगभग इसमें 75 प्रश्नों में कम से कम 200 प्रश्नों को तैयार करेंगे। क्योंकि इनका इतने विस्तार से वर्णन किया है और जो 75 प्रश्न हैं ये लगभग 200-250 प्रश्नों से छांट कर बनाए हैं, क्योंकि वो प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं उनको छोड़ा गया है ताकि आपका समय बचे। ठीक है, तो प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है, तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम प्रोटीन का आकार निर्धारित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम जिसे अलग किया गया था कौन सा है। वह एंजाइम बताना है जिसका प्रतिबंधन सबसे पहले अलग किया गया था। EcoRI, हिंद, अलू या फिर BAMHI। कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है जिसे अलग किया गया था सबसे पहले। तो जो सबसे पहले एंजाइम अलग किया गया था उसका नाम है आपका, क्या है बताइए। उसका जो नाम है वो है हिंद सेकंड। क्या, हिंद सेकंड है जिसको आपको सबसे पहले अलग किया गया था। और एंजाइम भी एक प्रकार के क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। तो सबसे पहले जो प्रतिबंधन एंजाइम है जिसे अलग किया गया था वो है हिंद सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम में सर्वाधिक ATP का निर्माण होता है। यानी सर्वाधिक जो है ऊर्जा किस अणु के 1 ग्राम उससे मिलती है, किस से। 1 ग्राम प्रोटीन के अणु से सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है ऊर्जा की, या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या फिर वसा से, या फिर सभी में समान मात्रा से। जो पिछला वीडियो बताया था उसमें आपको अच्छे से याद होगा, जो है 1 ग्राम जो है वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती थी। 9.3 किलो कैलोरी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती थी किससे, 1 ग्राम वसा से। और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो
कैलोरी ऊर्जा मिलती थी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, और प्रोटीन से यहाँ पर कोई ऊर्जा नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रश्न है किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका वसा। वसा से कितने एटीपी का निर्माण होता है, 9.3 किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। ये प्रश्न 3 से 4 बार अभी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। किस में भाग लेता है विटामिन B12? ये जल प्रहरी वन विभाग में भी आया है, ANM में भी पूछा गया है, इसलिए इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो विटामिन B12 निम्न में भाग लेता है। रक्तचाप में वृद्धि में, RBC के परिपक्वन में, रक्तचाप की कमी में, या अस्थि मज्जा को सक्रिय करने में। तो जो विटामिन B12 है वो किस में भाग लेता है, आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया गया है कि RBC के पक्वन में विटामिन B12 जो है वो भाग लेता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, संकुचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। संकुचनशील प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? संकुचनशील का मतलब है जो प्रोटीन स्क्रैच होते हैं, यानी खिंचते हैं और छोटे होते हैं, इलास्टिक यानी रबड़ बैंड की तरह, वो प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में, अस्थि में, उपास्थि में, या फिर पेशियों में। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है, संकुचनशील प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पेशियों में। कहाँ पर? पेशियों में। संकुचनशील प्रोटीन जो है किस में पाए जाते हैं? पेशियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था, मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों के नाम बताइए जो कि मुर्गी में होते हैं, यानी मुर्गी के मांस में जो विटामिन होते हैं उनके नाम बताने हैं। विटामिन E और फॉलिक अम्ल, या फिर विटामिन A और B, या फिर विटामिन A और K, या फिर विटामिन C और D। बताना है आपको मुर्गी में कौन से विटामिन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन A और विटामिन K। सबसे ज़्यादा जो मात्रा में होता है विटामिन A और विटामिन K मुर्गी के मांस में होता है। तो सबसे ज़्यादा संकलित किसको किया जाता है? विटामिन A को और विटामिन K को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलेस्ट्रॉल है एक। कोलेस्ट्रॉल क्या है? क्लोरोफिल का प्रकार है, या फिर जंतु वसा में पाया जाने वाला एक वसीय एल्कोहल है, या फिर क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है, या फिर क्रोमियम नमक है। MPSI 2017 में पूछा गया प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल है एक। बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में पाया जाने वाला एक वसीय एल्कोहल है, जो कि क्या होता है, आपकी सिराओं में जमकर आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक जंतु वसा में पाया जाने वाला वसीय एल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राइबोफ्लेविन है एक। राइबोफ्लेविन क्या है? प्रतिजैविक है, पादप है, रंगने वाला कारक है, या फिर विटामिन है। तो इनके जो केमिकल नाम से सोचिए, MPSI में एक प्रश्न पूछा गया था और वो भी इतना सरल। राइबोफ्लेविन क्या है? तो आप अच्छे से जानते हैं राइबोफ्लेविन एक विटामिन है। और कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन? तो विटामिन B2। कौन से विटामिन? B2 का। विटामिन B1 का है थायमिन और B2 का है राइबोफ्लेविन। और जो सबसे ज़्यादा अभी तक प्रश्न बन रहे थे वो बन रहे थे विटामिन B12 से, साइनोकोबाल एमीन से, और B6 से भी कहीं कहीं मिलते हैं, जिसका नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बिकर किसके बने होते हैं? बिकर किसके बने होते हैं? अगर आप इसकी भाषा समझ गए तो आप आधे प्रश्न के उत्तर तो यहीं प्राप्त कर लेंगे। बताइए बिकर किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के, न्यूक्लिक अम्ल के, अमीनो अम्ल के, या फिर वसा के। ये भी MPSI में पूछा गया प्रश्न है, बिकर किसके बने होते हैं? तो अगर बिकर आपको इसका दूसरा नाम बता दिया जाए तो आप आंसर आराम से कर लेंगे।
तो विकर का जो दूसरा नाम है वो होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। अब कहेंगे अगर एंजाइम की बात आ गई तो एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। और प्रोटीन किसके बने होते हैं? प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अमीनो अम्ल के। विकर या एंजाइम किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते? मानव जो तंत्र है उसमें विटामिनों का काम क्या नहीं है? देखिए, इस वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बहुत ही निष्कर्ष निकालने के बाद पूछे गए हैं, क्योंकि जो लगभग 200 वीडियो पोषक पदार्थ से थे उनमें से 75 वीडियो तैयार किए हैं छांट के, क्योंकि एक ही प्रश्न 3-3, 4-4 परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो हमें यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है, हमें एक एक प्रश्न को डिस्कस करना है जो कि परीक्षाओं में आए और हमारे लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते हैं? वृद्धि में सहायता नहीं करते हैं, या फिर उपापचय औषधि की सहायक की भांति कार्य नहीं करते हैं, या पाचन में सहायक नहीं होते हैं, या फिर ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करते हैं। तो विटामिन क्या नहीं करते मानव तंत्र में? तो आप अच्छे से जानते हैं कि विटामिन जो हैं वृद्धि में भी सहायक होते हैं, उपापचयी औषधि में भी सहायक का कार्य करते हैं और पाचन में भी सहायता करते हैं, परंतु ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऊर्जा प्रदाता के रूप में विटामिन काम नहीं करते हैं। क्यों? ऊर्जा देने का काम किसका है? तो ऊर्जा देने के लिए 2 लोग हमने बना रखे हैं। कौन कौन से? एक तो बना रखा है कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा कौन सा बना रखा है? दूसरा बना रखा है हमने वसा। क्या बना रखा है? वसा। तो ऊर्जा जो देने का कार्य करेगा कार्बोहाइड्रेट और वसा, और प्रोटीन हमारे लिए वृद्धि में सहायता करेगा, उपापचयी औषधियों के रूप में कार्य करेगा और पाचन में भी सहायता करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? कमजोरी, दस्त, बालों का झड़ना या रात्रि अंधता? MPSI में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विटामिन ए की जो कमी से रोग होता है वो होता है आपका, नाम सुना होगा आपने, नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग? नाइट ब्लाइंडनेस। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो आपकी इसी की वजह से होती है, उसी का दूसरा नाम है रात्रि अंधता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग 3 से 4 बार पूछा गया है ये पीईबी में। पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग व भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से क्या नष्ट हो जाता है? यानी अगर चावल पॉलिश किया हुआ चावल है या उसको अगर पकाने से पहले ज़्यादा घिस के धुल दिया जाता है तो क्या नष्ट हो जाता है? थायमिन, फ्लोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर पायरिडॉक्सिन? क्या नष्ट होने के चांसेस हो सकते हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जो चावल के छिलटे हैं या फिर अनाज की भूसी है, पिछले वीडियो पढ़ा था अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उसमें हमने पढ़ा था विटामिन B1, थायमिन। यहाँ पर भी अगर चावल को आप ज़्यादा धोते हैं या फिर पॉलिश करते हैं तो थायमिन जो है नष्ट हो जाएगा, यानी विटामिन B1 नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में 1 ग्राम में अधिकतम ATPS उत्पादन होता है? मतलब अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन होता है 1 ग्राम अणु से। तो अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो है वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम से, और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पे सेल्यूलोज और प्रोटीन कट जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा इसका सही आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है अधिकतम। क्या पूछा है? अधिकतम। तो कार्बोहाइड्रेट भी कटेगा, यहाँ पे राइट आंसर निकलेगा वसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा है किससे हमें अधिकतम ऊर्जा मिलेगी, तो वो मिलेगी हमें किससे? वसा से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किस में होगी? सर्वाहारी में, शाकाहारी में, मांसाहारी में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किस में होगी?
बताइए क्या होगा आंसर। देखिए इसको समझते हैं, इसको समझ के आधार पर भी हम कर सकते हैं, अगर कभी पढ़ा भी नहीं है तो समझ के आधार पर कर सकते हैं। मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं, ठीक है, एक पर्सन ए है और एक ए है, 2 लोग हैं और जो ए है, ए आपका जो है सब्जियां भी काट सकता है और मांस भी काट सकता है, यानी इसके पास दोनों प्रकार के चाकू हैं। और ये केवल सब्जियां काटने का कार्य करता है, यानी इसके पास केवल सब्जियां काटने के चाकू हैं और ये सब्जियां और मांस दोनों काटता है। औजार किसके पास ज़्यादा हैं? जो सब्जियां और मांस दोनों काटता है। और किसके पास कम है औजार? जो केवल शाकाहारी काम करता है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिटेशन है और इसकी लिमिटेशन नहीं है। उसी प्रकार इस प्रश्न में समझेंगे, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है। देखिए जो मांस खाएगा उसको एंजाइम की ज़रूरत होगी, लेकिन केवल मांस को पचाने के लिए ज़रूरत होगी। और जो शाकाहारी होगा वो केवल साग सब्जियाँ खाएगा, तो केवल शाकाहारी जो भी वेजिटेरियन है जो है उनको खाने की आपको एंजाइम होगा। जो मांसाहारी है केवल मांस को पचाएगा, जो शाकाहारी है जो वो केवल सब्जियों को पचाएगा। लेकिन जो सर्वाहारी है यानी जो मांस भी खाता है और सब्जियां भी खाता है, उसको मांस भी पचाना है और क्या सब्जियां भी पचानी है, यानी कि एंजाइम की जो है संख्या किस में ज़्यादा होगी? तो वो होगी आपकी सर्वाहारी में, क्योंकि उसको मांस भी पचाना है और सब्जियां भी पचानी है। तो शाकाहारी और मांसाहारी की अपेक्षा सर्वाहारी में एंजाइमों की संख्या अधिक होगी। उम्मीद करते हैं आप इससे अच्छे से समझ गए होंगे। ये कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपनी समझ के आधार पर करना होता है। देखिए एक प्रश्न है, मिडिल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी MS टेट में पूछा गया था 2018 में। प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, कौन से प्रोटीन हैं जो कि शरीर की रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करते हैं? रक्त में, या फिर लसिका प्रोटीन, या फिर हार्मोन, या फिर एंजाइम। तो आप अभी इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो एंजाइम होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो किससे बने होते हैं? वो एसिड से बने होते हैं। कौन से? एमिनो एसिड से बने होते हैं और शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं एंजाइम। और शरीर में कुल कितने? 20 प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कितने? 12 तो शरीर निर्माण कर लेता है, लेकिन 8 एंजाइमों को हमें ऊपर से सेवन करने की आवश्यकता होती है, जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो शरीर में सभी रासायनिक अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाते हैं? एंजाइम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। एल्कोहली शरीर में विटामिन B1 को कम अवशोषित करते हैं। जो एल्कोहली शरीर होते हैं मतलब जो शराब का सेवन करने वाले शरीर होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, उनमें विटामिन B1 का अवशोषण कम होता है, इसलिए उनमें बीमारी होने की संभावना है। जो भी शराब पीने वाले लोग हैं उनमें विटामिन B1 यानी थायमिन का अवशोषण कम होता है। और जब विटामिन B1 की कमी होगी तो विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होगा? बेरी। और विटामिन C की कमी से स्कर्वी। और किससे? लोहा की कमी से एनीमिया। और किसकी कमी से? घेंगा रोग किसकी कमी से होगा? तो घेंगा रोग आपका होगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो जिसमें विटामिन B1 को कम अवशोषित करेगा उसमें रोग होगा बेरी, इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो पिछले तीसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में एक प्रश्न फिर आ गया। इस प्रश्न को कम से कम 8 बार स्किप किया है, 8 बार छोड़ के आए हैं और एक बार फिर ये प्रश्न आ चुका है कि कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है। तो हमने एक ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, कीड़ा। वसा में क्या लग जाते हैं? डालडा। और घी में क्या लग जाते हैं? कीड़े। यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A हैं किस में घुलनशील? वसा में घुलनशील। वसा में लगते हैं कीड़े। बाकी जो भी बचे इसमें D है यानी D काट दो, A है A भी काट दो, और K है तो K भी काट दो। यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन B या विटामिन C। तो जल में घुलनशील है यहाँ पर विटामिन B, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन A की कमी से नहीं पाया जाता? यानी विटामिन A की कमी से कौन सा रोग नहीं होगा?
रतौंधी नहीं होगी, सूखी रूखी त्वचा नहीं होगी, आँखों का शुष्कन नहीं होगा और मसूड़ों से खून बहना। कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से नहीं होगा? बताइए। जल्दी से बताइए, कौन सा रोग है जो विटामिन ए की कमी से नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, जो विटामिन ए की कमी से रोग नहीं होगा वो नहीं होगा रूखी सूखी त्वचा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ये तो अच्छे से याद है। रतौंधी से ही संबंधित है आँखों में शुष्कन, और जो है रूखी सूखी त्वचा यानी कौन सा रोग? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ना कि विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पे जो रोग है विटामिन ए की कमी से नहीं होगा वो होगा रूखी सूखी त्वचा, जो कि विटामिन ए की कमी से नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। और इस वीडियो के अंत के साथ हम कुल 75 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके होंगे। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा 75 उसके बाद अगला चैप्टर है वो है पोषण। पोषण से भी हम कुछ 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पेपर में जो कि तो आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वसा मनुष्य शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालता है? कौन सा वसा है जो मनुष्य के शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालता है? वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, या महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, या फिर वसा घुलत विटामिन का भंडार करने में सहायता करते हैं, या शरीर के संरक्षण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अवांछनीय प्रभाव क्या डालता है वसा मानव शरीर पर? तो जो है अवांछनीय प्रभाव जो डालते हैं वसा, वो क्या करते हैं? वे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे जो है हमारे नर्व सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र यानी कि धमनी और शिराएं जो है जाम होने लगती हैं, और जिससे हृदय जो है हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती हैं। तो मनुष्य में जो वसा है वो अवांछनीय प्रभाव क्या डालता है? वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमने कुल कितने प्रश्नों को, पोषण जो चैप्टर था पोषक पदार्थ, उसमें से हमने कुल 75 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, 25-25 प्रश्न करके 3 वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो चैनल को लाइक और अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आपको बिल्कुल अंत तक लाते रहेंगे, और कुछ ही दिनों में हम आपके प्रश्नों की संख्या और बढ़ा देंगे, ताकि आपको और अच्छे से इसमें मदद मिले। जो भी आपकी क्वेरी हो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम सुधार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।